प्यारे बच्चों कैसे हो। तो फिजिक्स इनसाइड आउट प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर और हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 4 वर्क एनर्जी एंड पावर। और आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स 4.6 to 4.10 सॉल्व करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल नंबर 4.1 to 4.5 ऑलरेडी हम लास्ट लेक्चर में सॉल्व कर चुके हैं। अगर वो वाला लेक्चर आपने अभी तक अटेंड नहीं किया तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इजीली असेस कर सकते हैं। इससे पहले कि आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हों आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सकें। तो चलिए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 4.6। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है? इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 किलोग्राम थ्रोन अप फ्रॉम ग्राउंड रीचेज ए हाइट ऑफ 5 मीटर। कहता है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, 2 किलोग्राम है। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, 2 किलोग्राम है। उसको अपवर्ड थ्रो किया गया है। मान लीजिए यहां से अपवर्ड थ्रो कर दिया गया है और वो कितनी हाइट तक जाता है, 5 मीटर की हाइट तक जाता है। ये ग्राउंड था, यहां से इसको अपवर्ड थ्रो किया गया है और ये कितनी हाइट तक गया है, ग्राउंड से 5 मीटर की हाइट तक। मान लीजिए यहां तक गया है और ये 5 मीटर हाइट है। एंड फॉल्स बैक टू द अर्थ नेग्लेक्टिंग ए रेजिस्टेंस। और यही वाला जो ऑब्जेक्ट है ये वापस अर्थ की तरफ आता है। कहता है कि इस सारे केस में ये रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दीजिए, जैसे वो प्रेजेंट ही नहीं है। कैलकुलेट करके दिखाइए। सबसे पहली क्या चीज है, वर्क डन बाय ग्रेविटी व्हेन द ऑब्जेक्ट रीचेज एट 5 मीटर हाइट। यानी जब ऑब्जेक्ट ये वाला नीचे से ऊपर गया है 5 मीटर की हाइट तक, तो ग्रेविटी ने कितना वर्क डन किया है, यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी का हमने वर्क डन कैलकुलेट करना है। उसके बाद सेकंड पार्ट क्या है, वर्क डन बाय ग्रेविटी व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स बैक टू द अर्थ। यानी जब ये ऑब्जेक्ट यहां से इस हाइट पर पहुंचने के बाद, 5 मीटर की हाइट पर पहुंचने के बाद नीचे वापस आता है, तो उस वक्त कितना वर्क डन होगा, टोटल वर्क डन बाय ग्रेविटी इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन। कहता है कि फिर उसके बाद टोटल वर्क डन फाइंड कीजिए। यहां से यहां तक वाला वर्क डन प्लस यहां से यहां तक वाला वर्क डन, उन दोनों को ऐड करके बताइए कि क्या रिजल्ट निकलता है। और फिर फाइनली जो रिजल्ट निकल के आता है उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस भी लिखिए। तो किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि उसमें गिवन क्या क्या है। अब स्टेटमेंट तो आपको समझ आ चुकी है। स्टेटमेंट को समझने के बाद आपने क्या देखना है, गिवन क्या है, और फिर आपने देखना है फाइंड क्या करना है। गिवन भी हम लिख लेंगे, जैसे हाइट गिवन है, इसका मास गिवन है। सबसे पहले इनको लिख लेंगे, फिर ये लिखना है कि फाइंड क्या क्या करना है। जब आपको ये मालूम हो जाए कि गिवन डाटा क्या क्या है और आपने फाइंड क्या करना है, यानी रिक्वायर्ड क्या है, तो वहां से फिर आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा फार्मूला लगेगा और रिजल्ट आ जाएगा। तो फिर सबसे पहले हम डेटा लिखते हैं, उसके बाद रिक्वायर्ड लिखेंगे, देन उन दोनों को देखते हुए फार्मूला डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, मास 2 किलोग्राम, तो लिख दीजिए मास इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 2 किलोग्राम। नेक्स्ट क्या है, हाइट 5 मीटर, हाइट इज इक्वल टू h इज इक्वल टू 5 मीटर। अब यहां पर ऑब्वियसली जब ये नीचे आ रहा है तो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी आएगा, यानी कहीं ना कहीं हमें g की वैल्यू भी जरूरत पड़ सकती है। तो यहां पर फिर लिख लेते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट अब क्या हेडिंग लगाएंगे, रिक्वायर्ड की। तो रिक्वायर्ड की हेडिंग में क्या लिखेंगे, सबसे पहले पार्ट में क्या कहता है, वर्क डन बाय ग्रेविटी व्हेन द ऑब्जेक्ट रीचेस एट 5 मीटर हाइट। यानी जब यहां से यहां तक गया है, पहले यहां ग्राउंड पर प्रेजेंट था, इसको अपवर्ड थ्रो किया है, अब ये ऊपर गया। कहता है जब ये ऊपर जा रहा है तो उस वक्त फोर्स ऑफ ग्रेविटी ने क्या वर्क डन किया। देखिए फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ लग रही होती है, F इज इक्वल टू mg, जो कि वेट की इक्वल होती है। तो यहां पर फिर सबसे पहले पार्ट में हम क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी when object reaches 5 meter height, 5 meter height is equal to, इसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं वर्क डन को।
अब क्योंकि ऊपर जाने वाला वर्क डन लिख रहे हैं तो इसके साथ W अप लिख देंगे इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेकंड पार्ट की हेडिंग लगाएंगे। सेकंड पार्ट में क्या करना है, वर्क डन बाय ग्रेविटी व्हेन द ऑब्जेक्ट कम्स बैक टू द अर्थ, यानी जब ऑब्जेक्ट वापस आएगा यहां से नीचे आएगा तो उस वक्त फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना वर्क डन करेगी वो हमने बताना है। वर्क डन बाय ग्रेविटी व्हेन ऑब्जेक्ट कम्स बैक टू अर्थ, व्हेन ऑब्जेक्ट कम्स बैक टू अर्थ। देखिए इस केस में नीचे की तरफ आ रहा है तो इसको हम W डाउन लिख देंगे इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट फिर थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में क्या करना है, टोटल वर्क डन बाय ग्रेविटी हमने फाइंड करना है, तो यहां पर लिख देंगे टोटल वर्क डन बाय ग्रेविटी, टोटल वर्क डन बाय ग्रेविटी इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन, तो इसी तरह से लिख दीजिए इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन, इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन। तो इसको क्या लिखेंगे, W टोटल, W टोटल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और साथ में ये भी पूछ रहा है कि फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रिजल्ट, तो फिर यहां पे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रिजल्ट भी लिख देते हैं नंबर 4 करके, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रिजल्ट, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रिजल्ट। तो यहां पर डेटा और रिक्वायर्ड तो हमने लिख लिया है। अब बेसिकली हमने फाइंड क्या करना है, वर्क डन बाय ग्रेविटी फाइंड करना है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी फाइंड करने के लिए पहले तो हमें मालूम होना चाहिए वर्क डन का रिलेशन क्या है। देखें जब ऑब्जेक्ट नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ होता है तो उस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है, और कांस्टेंट फोर्स जब भी वर्क डन करती है हमें कहां से मिलता है, W इज इक्वल टू F वेक्टर डॉट D वेक्टर, यहीं से मिलता है। देन इस केस में W इज इक्वल टू FD cos थीटा हो जाएगा। देखें डॉट प्रोडक्ट को एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास FD cos थीटा हो जाएगा। अब यहां पर पहले हमने निकालना है वर्क डन बाय ग्रेविटी व्हेन ऑब्जेक्ट रीचेस 5 मीटर हाइट, यानी ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, उस केस में हमने फाइंड करना होगा। जब ऊपर जा रहा है तो उस केस में फोर्स ऑफ ग्रेविटी किधर एक्ट कर रही है, डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, और ऑब्जेक्ट ऊपर मूव कर रहे हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों ऑपोजिट है। तो इस केस में फिर थीटा 180 डिग्री हो जाएगा, थीटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहां से मिलती है, F इज इक्वल टू mg, तो F किसके इक्वल हो जाएगा, mg की इक्वल हो जाएगा। D किसके इक्वल हो जाएगा, देखें यहां से यहां तक जाता है, हाइट कवर करता है, तो D h की इक्वल हो जाएगा। तो यहां से फिर क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू mgh cos 180 डिग्री हो जाएगा। तो W इज इक्वल टू mgh इंटू cos 180 कितना होता है -1, तो W इज इक्वल टू -mgh। इस तरह का रिलेशन निकल कर आएगा इस फर्स्ट पार्ट के लिए। इसमें फिर हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे और इसको क्या कह देंगे, W अप कह देंगे कि ऊपर जब ऑब्जेक्ट जा रहा था उस वक्त जो वर्क डन हुआ है, ग्रेविटी ने जो वर्क डन किया है। इसमें m की वैल्यू पुट करेंगे, g की वैल्यू पुट करेंगे जो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, उसके बाद h की वैल्यू पुट करेंगे 5 मीटर, तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहां पर पहले सॉल्यूशन की हेडिंग लगाते हैं और कुछ इसी तरह का यहां पर लिख डालते हैं। अब यहां से सब कुछ उठा के इधर लिख दिया है ताकि आप साथ के साथ प्रॉपर नीट नोट्स भी बना सके। तो नोट्स में भी आपने इस तरह हेडिंग्स की फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। इन केस ऑफ अपवर्ड मोशन, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि जब बॉल अपवर्ड मूव करेगी तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट किधर होगी, अपवर्ड होगी, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट करेगी, एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज डाउनवर्ड, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि यहां पर जो एंगल बनेगा वो कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि दोनों ऑपोजिट हैं एक दूसरे से बिल्कुल। सो W आप इज इक्वल टू FD cos थीटा होता है, तो थीटा की जगह पर 180 डिग्री पुट कर देंगे। अब क्योंकि यहां पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ किसकी इक्वल होती है, वेट के, और वेट क्या होता है, W इज इक्वल टू mg। यहां पर देन D क्या होगा, h, क्योंकि बॉडी ने यहां से यहां तक मूव किया है, कुछ हाइट कवर की है, दैट वाज 5 मीटर, तो इसलिए यहां पर D की जगह पे h लिखा है, और cos 180 डिग्री कितना होता है -1, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, F की जगह पे mg, D की जगह पर h, cos 180 डिग्री की जगह पे -1। देन इसमें आपने वैल्यूज पुट करनी है, W अप इज इक्वल टू माइनस, इसी तरह से आ जाएगा, m की क्या वैल्यू है 2 किलोग्राम, देन g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, h की वैल्यू कितनी है 5 मीटर। इसको अगर आप कैलकुलेट करें तो आंसर आता है 98 जूल, साथ में माइनस इसी तरह से आएगा। अब यहां पर ये यूनिट्स भी आपने यहीं से फाइंड करने होते हैं। देखें किलोग्राम मीटर सेकंड पावर -2, ये वाला मीटर और ये वाला मीटर मिलकर क्या बनाएंगे, मीटर स्क्वायर। तो यहां पर किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड पावर -2,
ये कुल मिला के कितना हो जाता है, जूल के इक्वल हो जाता है, इसलिए यहाँ पर यूनिट जूल आया है। अगर यहाँ से यूनिट सॉल्व करके वही आ रहे हों जो कि आने चाहिए, जैसे वर्क डन का यूनिट जूल है और यहाँ से सॉल्व करके भी जूल ही आ रहा है, तो इट्स मीन आपकी कैलकुलेशंस ऑलमोस्ट करेक्ट है। अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। देखें डाउनवर्ड मोशन के केस में क्या होगा। डाउनवर्ड मोशन के केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगी उसकी डायरेक्शन किधर होगी, डाउनवर्ड होगी। तो इस केस में क्या लिखेंगे, इन केस ऑफ डाउनवर्ड मोशन द डिस्प्लेसमेंट इज डाउनवर्ड, द डिस्प्लेसमेंट इज डाउनवर्ड एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज आल्सो डाउनवर्ड। देखिए फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्योंकि नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ वेट के इक्वल होती है, और वेट तो हमेशा डाउनवर्ड ही एक्ट करता है क्योंकि अर्थ हमेशा हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। जब अट्रैक्ट करेगी तो बिल्कुल डाउनवर्ड होगी, एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज आल्सो डाउनवर्ड, दैट इज, तो यहां से क्या मिलेगा, थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री कमसो। अब थीटा 0 कैसे हुआ है, देखिए डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है क्योंकि ऑब्जेक्ट किधर आ रहा है, नीचे आ रहा है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो ऑलरेडी डाउनवर्ड है, जब दोनों पैरेलल होंगे तो उनके दरमियान एंगल कितना होगा, 0 डिग्री का होगा। तो यहां से फिर W डाउन कितना हो जाएगा, यानी जब डाउनवर्ड मोशन हुआ है तो उस वक्त वर्क डन कितना हुआ है, इसको भी लिखेंगे FD cos, यहां पे 0 डिग्री आ जाएगा क्योंकि cos थीटा होता है, थीटा की जगह पर 0 डिग्री आपने पुट करना है। यहां पर भी इसी तरह से लिखेंगे सिंस F इज इक्वल टू mg, सिंस F इज इक्वल टू mg, D इज इक्वल टू h एंड cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 कमसो। जब cos 0 डिग्री 1 के इक्वल है तो यहां पर इसको पुट करें, क्या निकल के आएगा, W डाउन इज इक्वल टू F की जगह पे mg, D की जगह पर h और cos 0 की जगह पर 1 पुट करें तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वापस mg h ही आएगा। अब यहां पर क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है, तो लिख दीजिए पुटिंग वैल्यूज। m की क्या वैल्यू है 2 किलोग्राम, g की क्या वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन h की क्या वैल्यू है 5 मीटर। यहां से अगर आप इसको सॉल्व करें तो जो डाउनवर्ड मोशन में वर्क डन आएगा दैट वुड आल्सो बी 98 जूल, लेकिन यहां पर पॉजिटिव होगा, कितना होगा 98 जूल प्लस वाला, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 5। अब जो इस तरह की सिंपल कैलकुलेशंस होती हैं ये आपको विदाउट कैलकुलेटर आनी चाहिए। देखिए यहां पर क्या ट्रिक थी, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10, तो जब 9.8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 आ जाएगा, तो यहां पर 98 जूल हो जाएगा। अब देखें हमने एक वर्क डन W अप फाइंड किया है, एक W डाउन। यहां पर दोबारा से वही सीन कंसिडर करते हैं, पहले बाल यहां पर थी, बाल को ऊपर लेकर गए कितनी हाइट तक, मान लीजिए बाल यहां पे पहुंची और ये 5 मीटर की हाइट थी, देन बाल क्या हुई, यहीं से रिटर्न हुई और वापस ग्राउंड पे आ गई। यहां पर जो वर्क डन है वो कितना है -98 जूल, कितना है -98 जूल, और इस केस में नीचे आते वक्त जो वर्क डन हुआ वो कितना है 98 जूल। अब जब टोटल वर्क डन फाइंड करना है तो W अप प्लस W डाउन हो जाएगा, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो वहां से फिर टोटल वर्क निकल कर आएगा। तो चलिए उसको फाइंड करते हैं। यहां पर लिखेंगे टोटल वर्क डन इज, टोटल वर्क डन इज, ये कहां से मिलेगा, W टोटल इज इक्वल टू W अप प्लस W डाउन, यहां से दिस इंप्लाइज दैट W टोटल इज इक्वल टू, आपकी क्या वैल्यू थी -98 जूल, -98 जूल प्लस W डाउन कितना है 98 जूल, तो इसको लिख दीजिए 98 जूल। यहां से W टोटल कितना हो जाएगा, यानी टोटल वर्क डन, एक माइनस है एक प्लस है तो ये दोनों कट के 0 हो जाएंगे क्योंकि 98 माइनस 98 क्या होता है 0 होता है, तो इट्स मीन ये 0 जूल हो जाएगा। अब जब टोटल वर्क डन 0 जूल आ चुका है तो यहां से एक्चुअली कंक्लूजन क्या निकलता है, क्योंकि फिजिकल सिग्निफिकेंस में हमने यही लिखना है कि इस 0 जूल का बेसिकली मीनिंग क्या है, फिजिकली इसकी सिग्निफिकेंस क्या है फिजिक्स के रिस्पेक्ट से, उसको हमने यहां पर लिखना है। देखिए यहां पर एक्चुअली हुआ क्या था, पहले ऑब्जेक्ट ने नीचे से ऊपर मूव किया था, ऑब्जेक्ट ने क्या किया था नीचे से ऊपर मूव किया था, अब फिर क्या कर रहा था ऊपर से नीचे मूव कर रहा था। अगर यहां से आप देखें तो पहले नीचे से ऊपर गया, देन ऊपर से नीचे आ गया। एक्चुअली यहां पर हम इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए इसको इधर उसको उधर बनाते हैं। हुआ क्या है कि पहले ऑब्जेक्ट यहां पर था, ऊपर गया, यहां से फिर वापस सीधा नीचे आ गया, यानी इसी पॉइंट से स्टार्ट किया वापस इसी पॉइंट पर आ गया। तो इसका क्या मतलब है, इसी पॉइंट से स्टार्ट किया इसी पॉइंट पे वापस आ गया, यानी क्लोज्ड पाथ था ये।
जब यहां से यहां पर गया, वापस यहीं पर आया, अगर उसी पॉइंट से पाथ स्टार्ट हो, उसी पॉइंट पर आके एंड हो, तो ऐसे पाथ को हम कहते हैं क्लोज्ड पाथ। और यहां पर हम क्या निकाल रहे थे, वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो ऑलरेडी मैंने आपको कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वाले लेक्चर में पढ़ाया हुआ है कि वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलोंग ए क्लोज्ड पाथ इज जीरो, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है ये कंजर्वेटिव फील्ड है। तो यहां से फिर रिजल्ट ये निकलता है कि वर्क डन अलोंग ए क्लोज्ड पाथ इन अ कंजर्वेटिव फील्ड इज जीरो। तो यहां पर हमने प्रूव भी किया है कि ये जीरो आता है। यहां पर फिर फिजिकल सिग्निफिकेंस की हेडिंग में हमने यही बात लिख दी है, द टोटल वर्क डन बाय ग्रेविटी ओवर ए क्लोज्ड पाथ इज जीरो। बिल्कुल यहां पर मैंने आपको बताया कि क्लोज पाथ बन रहा था, जहां से उसने शुरू किया था वहीं पर आके एंड हुआ है, तो इसमें ये क्लोज पाथ था। और वर्क डन बाय ग्रेविटी यानी टोटल वर्क डन बाय ग्रेविटी ओवर ए क्लोज पाथ कितना होता है, जीरो होता है। दिस कंफर्म्स दैट ग्रेविटी इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। जब टोटल वर्क डन बाय ग्रेविटी इन अ क्लोज पाथ जीरो है, तो इसका मतलब है कि ग्रेविटी क्या है, एक कंजर्वेटिव फोर्स है। क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स की कंडीशंस में हमने एक कंडीशन ये पढ़ी थी कि वर्क डन अलोंग ए क्लोज पाथ अगर जीरो हो तो जिस फोर्स ने वो वर्क किया है वो फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होगी। यहां पर क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी ने वर्क किया है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होगी, कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसका मतलब है कि वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इन अ कंजर्वेटिव फील्ड, जब कंजर्वेटिव फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो इट्स मीन यहां पे जो वर्क डन हुआ है वो कंजर्वेटिव फील्ड में हुआ है, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी जहां पर प्रेजेंट है, इसका मतलब है वो फील्ड कौन सी है, कंजर्वेटिव फील्ड है। तो कंजर्वेटिव फील्ड में क्लोज पाथ में जो भी वर्क डन होगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो यहां से हमने ये प्रूव कर दिया है। न्यूमेरिकल नंबर 4.6 यहां पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 4.7। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, एन इलेक्ट्रिकल मोटर ऑफ 1 हॉर्स पावर इज यूज्ड टू रन ए वाटर पंप। अब ये जो हॉर्स पावर है ये एक्चुअली पावर का ही यूनिट है। किस तरह से ये आगे चलकर मैं आपको बताता हूं। कहता यह है कि जो इलेक्ट्रिकल मोटर है उसकी पावर कितनी है, 1 हॉर्स पावर है। इलेक्ट्रिकल मोटर की पावर 1 हॉर्स पावर इज यूज्ड टू रन ए वाटर पंप। कहता है कि वो जो मोटर है वो वाटर पंप को रन करती है। जब वाटर पंप को रन करेगी तो ऑब्वियसली वाटर पंप क्या करेगा, वाटर की पंपिंग करेगा। वाटर पंप टेक्स 15 मिनट्स टू फिल ए टैंक ऑफ 400 लीटर्स एट ए हाइट ऑफ 10 मीटर। कहता है कि एक वाटर टैंक है जो कितनी हाइट पर है, ग्राउंड से कितनी हाइट पर है, 10 मीटर की हाइट पर है। कहता है कि वाटर पंप 15 मिनट लेता है टू फिल ए टैंक ऑफ 400 लीटर्स। ये जो टैंक है इसमें कितना वाटर आ सकता है, 400 लीटर्स वाटर आ सकता है इसमें, एट ए हाइट ऑफ 10 मीटर, तो 10 मीटर की हाइट पे। अब यहां पर ये जो वाटर पंप है इसके साथ जो मोटर अटैच है, ऑब्वियसली वाटर पंप को कौन चलाएगा, मोटर चलाती है। तो मोटर जब इस वाटर पंप को चलाएगी तो वाटर पंप की कितनी कैपेसिटी है कि ये 15 मिनट्स लगाएगा इस पानी को इस टैंक में पहुंचाने के लिए, यानी 15 मिनट्स का टाइम लगेगा, t इज इक्वल टू 15 मिनट, और 15 मिनट्स में उसको फिल कर देगा। कहता यह है कि एक्चुअल इनपुट वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक मोटर। अब ये तो एक्चुअली पंप है जो कि वाटर पंप कर रहा है, यहां पर इसके साथ मोटर अटैच्ड है। अब कहते हैं एक्चुअल इनपुट वर्क डन बाय मोटर, ये वाली मोटर जो वर्क डन करेगी उसको हम W इन कहेंगे। और यहां पर जब पानी पहुंच चुका है तो इस पे कितना वर्क डन हुआ है हमने वो फाइंड करना है, एक्चुअल आउटपुट वर्क डन यानी आउटपुट वर्क डन। देखिए पंप ने पानी यहां तक पहुंचाया, एक तो इनपुट मोटर है जो कि उस पंप को घुमाई जा रही है। अब यहां पे पंप ने कितना काम किया है, दैट वुड बी द आउटपुट वर्क डन, और मोटर ने कितना वर्क डन किया, दैट वुड बी द इनपुट वर्क डन। तो इट्स मीन हमने इनपुट वर्क डन भी फाइंड करना है और आउटपुट वर्क डन भी फाइंड करना है, W आउट। अब अगर आप देखें तो इसकी पावर हमें गिवन है, किसकी, इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ 1 हॉर्स पावर। इलेक्ट्रिक मोटर की जो पावर है दैट इज 1 हॉर्स पावर, इसको स्मॉल h स्मॉल p से डिनोट करते हैं हॉर्स पावर को। अब ये एक्चुअली 746 वाट की इक्वल होता है, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट, यहां पर न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में दिया गया है। अब इस पावर को यूज करते हुए हम इनपुट वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि देखें जो पावर है उसका क्या फॉर्मूला है, पावर इज इक्वल टू W ओवर T। तो यहां से अगर मैं W को निकाल लूं तो W इज इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाई T। तो यहां से अगर पावर की वाली वैल्यू पुट कर दूं और टाइम की वैल्यू पुट कर दूं 15 मिनट्स, यानी उसको सेकंड में कन्वर्ट करने के बाद, तो मेरे पास वर्क डन निकल कर आ जाएगा जूल में। अगर टाइम सेकंड में पुट करूंगा
पावर को वाट में पुट करूंगा तो वर्क डन मेरे पास निकल कर आ जाएगा जूल में, जो कि इनपुट वर्क डन होगा जो मोटर ने किया है, वर्क डन बाय मोटर टू फिल द टैंक। ओके, नेक्स्ट क्या है बी पार्ट में, एक्चुअल आउटपुट वर्क डन। अब ये जो पंप ने वर्क डन किया है, पानी को ऊपर पहुंचाया है टैंक में, उसको हमें फाइंड करना है। देखो पंप ने क्या किया है, यहां से पानी को ऊपर पहुंचा दिया है, कितनी हाइट पर पहुंचाया है, 10 मीटर की हाइट पर। कितना पानी पहुंचाया है, 400 लीटर वाटर पहुंचाया है। एक बात याद रखें कि 1 लीटर ऑफ वाटर, कितना, 1 लीटर ऑफ वाटर, ये इक्वल होता है किसके, 1 किलोग्राम ऑफ वाटर के। 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, आप जनरली इसको चेक भी कर सकते हैं, 1 लीटर वाटर का लें, उसका मैस मेजर करें, वो 1 किलोग्राम ही आता है। इसका बकायदा एक प्रूफ भी है, लेकिन यहां पर वो हम नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी। बस आपने याद इतना रखना है कि 1 लीटर ऑफ वाटर 1 किलोग्राम ऑफ वाटर के इक्वल होता है, यानी यहां पर इट्स मीन 400 किलोग्राम वाटर इस टैंक में जमा हो जाएगा। अब एक्चुअली पंप ने क्या किया है, पानी को ऊपर पहुंचाया है, यानी अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क डन किया है, ऐसा ही किया है। और अगेंस्ट द ग्रेविटी जो वर्क डन किया जाता है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। पानी सारा यहां पर आ गया है, यानी इस ग्राउंड से 10 मीटर की हाइट पर इस टैंक में आ चुका है सारा पानी। 400 किलोग्राम वाटर है, यानी यहां पर अगर मैं फिर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लूं इस टैंक में जो वाटर है उसकी mgh लगाकर, तो यही एक्चुअली आउटपुट वर्क नहीं होगा, बिल्कुल यही वर्क होगा, क्योंकि पंप ने अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क किया इसको फिल करने के लिए, और वो किस इक्वल होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी यहां पे आकर वाटर में स्टोर हो गई है, दैट इज इक्वल टू mgh। इसका मतलब है मैं W आउट यानी आउटपुट वर्क डन इस फार्मूला से कैलकुलेट करूंगा mgh से, और मैं इनपुट वर्क कहां से कैलकुलेट करूंगा, इस रिलेशन से करूंगा, W इज इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाय T। तो फिर इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए भी सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डेटा की हेडिंग लगाएंगे। डेटा की हेडिंग लगाकर क्या लिखेंगे, वही लिखेंगे जो कुछ गिवन है। तो सबसे पहले क्या गिवन है, पावर 1 हॉर्स पावर है, पावर इज इक्वल टू P इज इक्वल टू 1 HP, 1 हॉर्स पावर, इसको 1 हॉर्स पावर पढ़ते हैं, स्मॉल h स्मॉल p, तो ये किसके इक्वल होता है, 746 वाट के इक्वल होता है। इज यूज्ड टू रन ए वाटर पंप, वाटर पंप टेक्स 15 मिनट्स, तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू T इज इक्वल टू 15 मिनट्स, 15 मिनट्स। तो यहां से T इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाइड बाय, इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, इसको मैं 60 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहां से मुझे सेकंड्स मिल जाएंगे, इज इक्वल टू 900 सेकंड्स ये आ जाएंगे। देन नेक्स्ट क्या कहता है, टू फिल ए टैंक ऑफ 400 लीटर्स, इसका मतलब है वॉल्यूम कितना है। देखिए एक्चुअली जो लीटर है ये तो वॉल्यूम का यूनिट है ना, वॉल्यूम इज इक्वल टू V इज इक्वल टू 400 लीटर्स। यहां पर फिर आप लिख देंगे सिंस 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 किलोग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, इसलिए जो मैस हो जाएगा वाटर का, मैस ऑफ वाटर इज इक्वल टू m। देखो 1 लीटर 1 किलोग्राम, 400 लीटर इज इक्वल टू 400 किलोग्राम, तो 400 किलोग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट और क्या गिवन है, हाइट दी हुई है 10 मीटर, तो यहां पर फिर मैं लिख दूंगा हाइट इज इक्वल टू h इज इक्वल टू 10 मीटर, हाइट इज इक्वल टू h इज इक्वल टू 10 मीटर। नेक्स्ट क्या गिवन है, बाकी कुछ भी गिवन नहीं है, फाइंड करना है, तो रिक्वायर्ड की हेडिंग लगा देंगे। क्या हेडिंग लगाएंगे, रिक्वायर्ड। ए पार्ट में हमने क्या कैलकुलेट करना है, एक्चुअल इनपुट वर्क डन। ए पार्ट में क्या करना है, एक्चुअल इनपुट वर्क डन, इसको मैं W इन से डिनोट करूंगा, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सेकंड क्या है, एक्चुअल आउटपुट वर्क डन, तो बी पार्ट में क्या लिख देंगे, एक्चुअल आउटपुट वर्क डन इज इक्वल टू W आउट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी, सॉल्यूशन की हेडिंग होगी, तो यहां पर सॉल्यूशन की हेडिंग लगाते हैं, और सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, इस रिलेशन में वैल्यूज पुट करके W इन फाइंड करेंगे, और फिर इस रिलेशन में वैल्यूज पुट करके W आउट फाइंड करेंगे। तो यहां पे ए पार्ट की हेडिंग लगाएंगे, और इसी तरह से लिखेंगे एक्चुअल इनपुट वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक मोटर, एक्चुअल इनपुट वर्क डन, इनपुट वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक मोटर
टू फिल द टैंक इज अभी मैंने आपको यहां पर फॉर्मूला बताया था, किस तरह से करेंगे, W in इज इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाई T। याद रखें ये क्रॉस नहीं है, ये मल्टीप्लाई है, जर्नल जो हम मल्टीप्लाई यूज करते हैं। यहां पर वैल्यूज पुट करनी है तो लिख दीजिए पुटिंग वैल्यूज। तो वैल्यूज पुट करने पर क्या मिलेगा, W in इज इक्वल टू पावर कितनी है 746 वाट इनटू टाइम कितना है 900 सेकेंड्स। अगर आप 746 को 900 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर कुछ ये वाला निकल कर आता है। इसको यहां पर लिखते हैं इज इक्वल टू 6714 यहां से यूनिट क्या बनेगा, वाट सेकंड। तो वाट सेकंड ही अभी लिखें, इसको फिर कैलकुलेट करते हैं। दिस इंप्लाइज दैट W in यानी इनपुट वर्क डन इज इक्वल टू, देखिए अब यहां से इस यूनिट को कैलकुलेट करने क्या आता है, वाट सेकंड, जूल पर सेकंड, और ये वाला सेकंड इसी तरह से जूल सेकंड पावर -1 + 1 हो जाएगा क्योंकि बेसिस से में पावर एड अप हो जाएंगे। दिस इज इक्वल टू जूल सेकंड पावर 0 एंड दिस इज इक्वल टू जूल सेकंड पावर 0 तो 1 हो जाएगा। इट्स मीन यहां पर जो यूनिट आता है वो जूल है। वाट सेकंड किस इक्वल होता है, जूल इक्वल 671400 जूल। तो यहां पर आपको समझ आ चुका कि ये जूल यूनिट कैसे आता है। अब एक्चुअली वर्क डन का यूनिट होता क्या है, एसआई यूनिट भी जूल ही होता है। तो इसका मतलब है जो हमने कैलकुलेशंस की हैं ये ऑलमोस्ट करेक्ट है। अगर मैं इसको किलो जूल में एक्सप्रेस करना चाहता हूं क्योंकि काफी बड़ा नंबर है तो किलो जूल में एक्सप्रेस कर लेते हैं। किलो जूल में एक्सप्रेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पर 10⁻³ बनाना पड़ेगा। तो पावर +3 बनाने के लिए मुझे 3 डेसिमल प्लेसेस राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करनी पड़ेगी, जिस तरह पहले चैप्टर में आपको समझाया था। तो मैं 3 प्लेसेस शिफ्ट करूंगा, यहां से 1 2 3, तो ये क्या बन जाएगा 671.4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ जूल, बिल्कुल इसी तरह बनेगा। तो यहां से दिस इंप्लाइज दैट W in यानी इनपुट वर्क डन इज इक्वल टू 671.4 किलो जूल। देखिए 10⁻³ किसके इक्वल होता है, किलो के इक्वल होता है। तो यहां से जो ए पार्ट है वो तो सॉल्व हो चुका है। अब बढ़ते हैं बी पार्ट की तरफ। तो क्या लिखेंगे, एक्चुअल आउटपुट वर्क डन किस तरह से फाइंड करेंगे, W out इज इक्वल टू mgh। और इस रिलेशन की डिटेल तो मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से आउटपुट वर्क डन mgh की इक्वल होगा। अब बस इसमें वैल्यूज पुट करनी है तो कर दीजिए पुटिंग वैल्यूज। W out इज इक्वल टू यानी आउटपुट वर्क डन इज इक्वल टू मैस कितना है, यहां पर अभी हमने लिखा था मैस 400 किलोग्राम, तो 400 किलोग्राम इंटू G 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू H हाइट दैट इज 10 मीटर, तो इसको पुट कर दीजिए 10 मीटर। अगर इसको आप कैलकुलेटर पर सॉल्व करें तो आंसर निकलता है 39200। अब यहां पर यूनिट क्या आएगा, देखिए किलोग्राम तो यहां से मिल जाएगा, देन ये वाला मीटर मिलकर क्या हो जाएंगे मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड पावर -2। और ये मैंने आपको वर्क डन वाले लेक्चर में बताया था कि जूल के इक्वल होता है। तो इट्स मीन यहां पर भी यूनिट क्या आएगा, जूल ही आएगा। और W आउट यानी आउटपुट वर्क डन है तो इसका यूनिट क्या होना चाहिए, जूल ही होना चाहिए। इट्स मीन ये वाली कैलकुलेशन भी हमने ऑलमोस्ट करेक्ट ही की है। देन दिस इज इक्वल टू 39.2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ जूल। देखिए 10⁻³ बनाने के लिए 3 डेसिमल प्लेसेस शिफ्ट की हैं राइट से लेफ्ट की तरफ, 1 2 3 शिफ्ट करेंगे तो 39.2 आएगा, साथ में 10⁻+3 आ जाएगा। यहां से फिर मैं लिख सकता हूं W out इज इक्वल टू यानी आउटपुट वर्क डन इज इक्वल टू 39.2 किलो जूल। यहां पर नीचे अब आंसर की हेडिंग लगाएंगे, आंसर की हेडिंग में यही बात उठाकर लिख देंगे। क्या पूछ रहा था, एक्चुअल इनपुट वर्क डन, तो लिखेंगे एक्चुअल इनपुट वर्क डन इज कितना है 671.4 किलो जूल एंड एक्चुअल आउटपुट वर्क डन इज is 39.2 किलो जूल। तो
तो इस तरह आपने न्यूमेरिकल को प्रॉपर हेडिंग्स की फॉर्म में सॉल्व करना है, डेटा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आंसर। तो यहां पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 4.7 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 4.8। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है? ए पैसेंजर जस्ट अराइव्स एट द एयरपोर्ट। एक पैसेंजर है, मुसाफिर है, जो बिल्कुल अभी अभी एयरपोर्ट पर पहुंचा है, एंड ड्रैगिंग इज सूटकेस, और अपने सूटकेस को खींच रहा है, टू लगेज चेक्स इन एट डेस्क, यानी डेस्क की तरफ खींचे जहां पर लगेज चेक होने हैं। ही पुल स्ट्रैप विद अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। वो स्ट्रैप को कितनी फोर्स से पुल कर रहा है? 200 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। यहां पर कुछ कंसिडर कर लेते हैं। मान लीजिए वो डेस्क है जहां पे चेकिंग होनी है लगेज की। यहां पर पैसेंजर का सूटकेस प्रेजेंट है। पैसेंजर क्या कर रहा है? उसको खींचने के लिए इस स्ट्रैप को पुल कर रहा है। कितनी फोर्स के साथ? F इज इक्वल टू 200 न्यूटन के साथ। और फिर डिस्प्लेसमेंट किधर हो रही है? इधर फ्लोर पे हो रही है। और कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है? 50 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है, 50 मीटर, यानी 50 मीटर डिस्प्लेस हुआ है ये सूटकेस। अब कहता यह है कि जो एंगल बनाया है इस फोर्स ने फ्लोर के साथ, ये फ्लोर है, जो एंगल बनाया है फोर्स ने फ्लोर के साथ, डेट इज 45 डिग्री। इस सूटकेस को पैसेंजर ने इस डेस्क तक लाने के लिए फोर्स अप्लाई किया, कितनी? 200 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द फ्लोर, और कितना डिस्प्लेस करवाया है? 50 मीटर तक। अब यहां पर फाइंड क्या करना है? डिटरमिन द वैल्यू ऑफ वर्क डन बाय हिम ऑन द सूटकेस, कि उस पैसेंजर ने, उस मुसाफिर ने कितना वर्क डन किया है इस सूटकेस पर। तो वर्क डन यहां से कैसे फाइंड करेंगे? देखिए डी, ये डिस्प्लेसमेंट 50 मीटर है, तो वर्क डन का फार्मूला क्या होता है? जब फोर्स कांस्टेंट होगी, क्योंकि यहां पर फिक्स्ड फोर्स है, 200 न्यूटन कांस्टेंट फोर्स है, तो मैं यूज कर सकता हूं एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर वाले रिलेशन को, W इज इक्वल टू एफ डी कास थीटा। एफ की ये वाली वैल्यू उठा के मैं यहाँ पे पुट करूंगा, डी की ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करूंगा, थीटा ये वाला उठा के यहाँ पे पुट करूंगा, तो क्या मिल जाएगा? W वर्क डन मिल जाएगा। सबसे आसान प्रॉब्लम है ये चैप्टर नंबर 4 का। तो यहां पर फिर डेटा की हेडिंग लगाएंगे। फोर्स कितनी गिवन है? 200 न्यूटन। फोर्स इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू 200 न्यूटन। नेक्स्ट क्या गिवन है? एंगल इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। उसके बाद क्या गिवन है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 50 मीटर। नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी? रिक्वायर्ड की। तो रिक्वायर्ड फाइंड क्या करना है? वर्क डन फाइंड करना है, तो इसको रिक्वायर्ड में लिख दीजिए। वर्क डन इज इक्वल टू W, वर्क डन इज इक्वल टू W इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्या होगा? फार्मूला की हेडिंग। तो फार्मूला की हेडिंग लगा दीजिए। फार्मूला की हेडिंग में क्या लिखेंगे? W इज इक्वल टू एफ डी कास थीटा, एफ डी कास थीटा, और इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे, जिस तरह पहले न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या करना है कि वैल्यूज को उठाकर इक्वेशन 1 में पुट करना है। सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, कैलकुलेशंस भी कह सकते हैं। तो पुटिंग वैल्यू इन, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 में उठाकर क्या करें? वैल्यूज को पुट कर दें, तो क्या निकल कर आएगा? W इज इक्वल टू एफ फोर्स कितनी है? 200 न्यूटन इंटू डी 50 मीटर इंटू कास थीटा क्या हो जाएगा? कास 45 डिग्री, क्योंकि थीटा कितना है? 45 डिग्री है। अब अगर इसको आप कैलकुलेटर पर सॉल्व करें, 200 मल्टीप्लाइड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय कास 45, तो जो आंसर निकल कर आता है वो क्या है? 7071। तो लिख दीजिए दिस इंप्लाइज दैट W इज इक्वल टू 7071 जूल। यहां से अगर मैं इसको किलो जूल में लिखना चाहता हूं तो कैसे लिखूंगा? दिस इंप्लाइज दैट W इज इक्वल टू 7071। इसको मैंने क्या करना है? किलो जूल में एक्सप्रेस करना है, तो मुझे 10⁻³ बनाना पड़ेगा साथ। क्या लेकर आना पड़ेगा? 10⁻+3। अगर 10 की पावर में +3 लेकर आना है तो मुझे 3 डेसिमल प्लेसेस राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करनी पड़ेगी, जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है चैप्टर नंबर 1 में। 1 2 3 डेसिमल प्लेसेस शिफ्ट करके डेसिमल यहां पर आ जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ इसी तरह से हो जाएगा, और जूल इसी तरह से। ये जूल आया किस तरह से था? न्यूटन यहां से, मीटर यहां से, न्यूटन मीटर मिलकर क्या हो जाता है? जूल। तो यहां से फिर दिस इंप्लाइज दैट W इज इक्वल टू 7.071 किलो जूल हो जाएगा, क्योंकि 10⁻³ किलो के इक्वल होता है। और R W इज इक्वल टू, क्योंकि 7.071 है, अगर इसको आप राउंड ऑफ भी करेंगे तो 7 किलो जूल आ सकता है। नेक्स्ट फिर आंसर की हेडिंग लगाएंगे। आंसर की हेडिंग में क्या लिख देंगे?
द वर्क डन बाय पैसेंजर इज 7 किलो जूल, कि पैसेंजर ने जो वर्क डन किया डेट इज 7 किलो जूल। तो यहां पर न्यूमेरिकल नंबर 4.8 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 4.9। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है? A 1200 kilogram car is running at a speed of 40 km per hour. How much power will be expended by it to accelerate at 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? कहता है कि एक कार है, जब कार है तो उसके नीचे फिर टायर्स भी होंगे, बिल्कुल होंगे। अब कार का मैस कितना है? m इज इक्वल टू 1200 किलोग्राम, रनिंग एट ए स्पीड ऑफ, ये भाग भी रही है 40 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी के साथ भाग रही है। हाउ मच पावर विल बी एक्सपेंडेड? कहते हैं कि पावर कैलकुलेट करके दिखाइए टू एक्सेलरेट एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट्स मीन एक्सेलरेशन कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां पर फिर सबसे पहले डेटा की हेडिंग लगाएंगे। डेटा में क्या लिखेंगे? मैस ऑफ कार, तो मैस इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 1200 किलोग्राम, रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड कितनी हो जाएगी? इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर पर आवर ऐसा यूनिट नहीं है, इसको हमने ऐसा यूनिट में लिखना है, यानी मीटर पर सेकंड में लिखना है। तो 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में लिखें। किस तरह से लिखेंगे? 40 किलोमीटर, आर पावर -1 को नीचे ले आए तो आर हो जाएगा, यहां से 40। अब किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? किलो 10⁻³ के इक्वल होता है, ये 1000 के इक्वल होता है, तो मल्टीप्लाइड बाय 1000 मीटर डिवाइडेड बाय, एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं, और एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स होते हैं, तो 60 मल्टीप्लाइड 60 सेकंड हो जाएगा। यहां से अगर लिखें तो ये क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 60, ये सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड पावर -1 हो जाएगा, यानी मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो इसको आपने क्या करना है कि 11.11 लिख लेना है, इतना बहुत रहता है, साथ में मीटर पर सेकंड इसी तरह से लिख लीजिए। अब यहां पर फाइंड क्या करना है? पावर फाइंड करनी है, लेकिन साथ में क्या दिया हुआ है? एक्सेलरेशन दी हुई है, तो एक्सेलरेशन को भी लिख लीजिए। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी? रिक्वायर्ड की हेडिंग लगा दीजिए, और उसमें क्या लिखेंगे? पावर एक्सपेंडेड बाय कार। क्या लिखेंगे? पावर एक्सपेंडेड बाय कार। पावर को कैपिटल P से लिखते हैं, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी? सॉल्यूशन की हेडिंग होगी ऑब्वियसली, या फिर कैलकुलेशन की हेडिंग भी लगा सकते हैं। यहां पर अब पावर को कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, डेटा और रिक्वायर्ड को देखते हुए आपने पावर को फाइंड करना है। अब जब वेलोसिटी गिवन है तो इसको देखकर ज़हन में एक ही बात आती है कि हमने पावर और वेलोसिटी के रिलेशन पढ़ा था पावर वाले लेक्चर में, और वो क्या था? P इज इक्वल टू F वेक्टर डॉट V वेक्टर, यही था। फोर्स भी इधर ही लग रही है, कार मूव भी इधर ही कर रही है, इसका मतलब है कि यहां पर मैं cos 0 डिग्री कह सकता हूं, और अगर सिंपली लिखूं तो P इज इक्वल टू FV लिख सकता हूं। P इज इक्वल टू FV लिखूंगा। यहां पर अब V तो गिवन है, लेकिन F गिवन नहीं है। F मुझे कहां से मिलेगी? F मिल सकती है न्यूटन सर का जो दूसरा लॉ है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, वो क्या कहता है? F इज इक्वल टू ma, तो P इज इक्वल टू MAV हो जाएगा। इसमें M की वैल्यू भी उठाकर मैं पुट करूंगा, V की वैल्यू भी उठाकर पुट करूंगा, A की भी पुट करूंगा, तो वहां से पावर निकल के आ जाएगी बहुत ही आसानी से। पावर इज गिवन बाय जनरली P इज इक्वल टू FV लिख डालिए, P इज इक्वल टू FV अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सर का दूसरा लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सर का दूसरा लॉ क्या कहता है? F इज इक्वल टू ma, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दीजिए। यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 को 1 में यूज कर दीजिए। किस तरह से करेंगे? P इज इक्वल टू, एक कैपिटल P है, F की जगह पर क्या लिखेंगे? ma, और V इसी तरह से आ जाएगा। अब बस इसमें वैल्यूज पुट करनी है तो कर दीजिए। पुटिंग वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? P इज इक्वल टू, मैस कितना है? 1200 किलोग्राम, तो लिख दीजिए 1200 किलोग्राम, इनटू एक्सेलरेशन,
दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू वेलोसिटी कितनी है 11.11 मीटर पर सेकेंड, 11.11 मीटर पर सेकेंड। अब अगर इसको आप कैलकुलेटर पर सॉल्व करें 1200 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई, अब यहाँ पर एक्चुअली क्या आ रहा था 11.1111 बहुत सारे वन आ रहे थे, इसलिए यहाँ पर भी जब आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो बहुत सारे वन लगाकर ही सॉल्व कर लें। तो उस केस में आंसर कुछ इस तरह से आता है, इसको जरा गौर से देख लीजिए। तो ये आंसर क्या आता है, दिस इंप्लाइज दैट P इज इक्वल टू 26666, कुछ इस तरह से आ रहा है। साथ में यूनिट लिख दीजिए किलोग्राम, ये वाला मीटर और ये वाला मीटर मिलकर क्या हो जाएंगे मीटर स्क्वायर, सेकंड पावर -2 इंटू सेकंड पावर -1, बेसिस से में पावर जेड अप हो जाएंगी, सेकंड पावर -2 -1 तो ये सेकंड पावर -3 हो जाएगा। यहां से दिस इंप्लाइज दैट P इज इक्वल टू 26666 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड पावर -3। ये ऑलरेडी मैंने आपको पावर वाले लेक्चर में पढ़ाया हुआ है कि वाट के इक्वल होता है, तो यहां पर वाट लिख दें और पावर का यूनिट होता भी वाट ही है। इट्स मीन हमारी कैलकुलेशंस ऑलमोस्ट करेक्ट है। तो यहां से अगर मैं इसको किलोवाट में एक्सप्रेस करूं तो किस तरह से करूंगा, P इज इक्वल टू 26666 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ लगाना है, +3 लगाएंगे तभी किलो आएगा। जब यहाँ पे +3 लगाएंगे तो यहाँ से 3 डेसिमल प्लेसेस शिफ्ट भी तो करेंगे, 1 2 3 यानी 26.666 हो जाएगा। तो यहाँ पे वाट इसी तरह से आ जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट P इज इक्वल टू 26 पॉइंट, अब यहां से इसको राउंड ऑफ भी कर दिए थोड़ा सा। अगर मैं ये वाला 6 ड्रॉप करूंगा तो पिछला 6 क्या बन जाएगा, देखिए ये वाला 6 अगर ड्रॉप करेंगे, ये क्योंकि 5 से ग्रेटर है तो इससे पिछला जो 6 है वो 7 बन जाएगा, तो 26.67 हो जाएगा और 10⁻³ क्या बन जाएगा किलोवाट। तो देखिए बुक वाला आंसर ये आ चुका है 26.67 किलोवाट। तो फाइनली यहां पर फिर आंसर की हेडिंग लगाएंगे और आंसर की हेडिंग लगाकर क्या लिख देंगे, पावर एक्सपेंडेड बाय द कार इज, पावर एक्सपेंडेड बाय द कार इज 26.67 किलोवाट। तो यहां पर न्यूमेरिकल नंबर 4.9 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 4.10। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, ए 200 ग्राम एप्पल इज लिफ्टेड टू 10 मीटर एंड देन ड्रॉप। कहता है कि एक 200 ग्राम एप्पल है जिसको 10 मीटर तक लिफ्ट किया गया है और फिर ड्रॉप किया गया है। मान लीजिए यहां पर ये ग्राउंड है और एक एप्पल है, क्या है एक एप्पल है इस तरह से। इस एप्पल को लिफ्ट किया गया कहां तक, 10 मीटर तक। इस एप्पल को यहां से लिफ्ट करके ऊपर लेकर गए हैं, कहां तक लेकर गए हैं 10 मीटर तक लेकर गए हैं, यानी हाइट कितनी है 10 मीटर। और फिर इसको ड्रॉप भी कर दिया। जब इसको ड्रॉप करेंगे तो ये वापस नीचे की तरफ आएगा, ऑब्वियसली नीचे की तरफ आ जाएगा। और यहां पे कहते हैं फाइंड ये करें कि जब ये वापस ग्राउंड को हिट करेगा तो उस वक्त इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, यानी यहां पर हमने वेलोसिटी भी फाइंड करनी है जब ये ग्राउंड को वापस हिट करेगा। Assume that 75% of work done in lifting the apple। देखिए जब एप्पल को ऊपर की तरफ लिफ्ट कराया तो ऑब्वियसली कोई ना कोई फोर्स अप्लाई करनी पड़ी है। अब उस फोर्स ने कुछ ना कुछ वर्क डन किया है और वो वर्क डन यहाँ पे आकर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे आके जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। और जब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितनी होगी mgh, तो इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक लेके जाने में जो वर्क डन हुआ है जब वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुआ है तो वर्क डन mgh के इक्वल होना चाहिए। कहता है कि जब ये वापस आया, बाय द टाइम इट हिट्स द ग्राउंड, बाय द टाइम इट हिट्स द ग्राउंड, जब ये ग्राउंड को हिट करने के लिए नीचे आया तो उस वक्त इस वर्क डन का 75% काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर हो गया। इस वर्क डन का 75% किधर चला गया, काइनेटिक एनर्जी बन गया। तो यहां पर हमने फाइंड क्या करना है, वो वेलोसिटी फाइंड करेंगे, इसके साथ ये ग्राउंड को हिट करेगा। तो इट्स मीन पहले तो हमें यहां से वर्क डन फाइंड करना पड़ेगा, पहले वर्क डन फाइंड करना पड़ेगा mgh से। उसके बाद हमें इस वर्क डन का 75% निकालना पड़ेगा, वो जो आएगा उसको हम काइनेटिक एनर्जी के इक्वल रख देंगे। और फिर जब काइनेटिक एनर्जी के इक्वल रखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी खुद क्या है, हाफ mv², वहां से v कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले डेटा की हेडिंग लगाएंगे। डेटा में क्या लिखेंगे, जो कुछ गिवन है। सबसे पहले क्या गिवन है, मैस इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 200 ग्राम।
अब देखें ग्राम एक ऐसा यूनिट नहीं है, बल्कि ऐसा यूनिट क्या है, किलोग्राम। तो इसको हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस तरह से करेंगे, 200 डिवाइडेड बाय 1000, ऑब्वियसली 200 डिवाइडेड बाय 1000, तो यहां से क्या मिल जाएगा, किलोग्राम। तो m इज इक्वल टू 0.2 किलोग्राम आ जाएगा, यानी मैस इतना है। इज लिफ्टेड टू 10 मीटर, यानी हाइट कितनी है, हाइट इज इक्वल टू h इज इक्वल टू 10 मीटर। एंड देन ड्रॉप, कहता है कि फिर उसको ड्रॉप कर दिया गया। व्हाट इज इट्स वेलोसिटी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, assume that 75% of work done in lifting the apple is transferred to kinetic energy। यहां पर वन टाइम अगेन, ये बहुत ही मेन पॉइंट है समझने वाला, जो कि स्टूडेंट समझ नहीं पाते। देखिए जब इसको हमने 10 मीटर की हाइट तक ऊपर लिफ्ट किया है, तो यहां पर वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी हुआ है, और जब भी वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी होगा तो वो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। अब इस एप्पल में पोटेंशियल एनर्जी आ चुकी है, क्योंकि ये हाइट 10 मीटर पर है। वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh, और मैंने आपको बताया है कि वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। इसका मतलब है कि यहां पर वर्क डन फिर पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा, दैट इज mgh। अब जब ये नीचे मूव करना स्टार्ट करेगा, जब ये नीचे मूव करना स्टार्ट करेगा, तो उस वक्त ऑब्वियसली मोशन में होगा, इसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। कहता है कि ये जो वर्क डन है W इज इक्वल टू mgh, इसका 75% काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा बाय द टाइम व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, जब ये नीचे की तरफ आ रहा होगा। तो यहां पर फिर मैं लिख सकता हूं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 75% ऑफ वर्क डन। तो यहां पर नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी, रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड में क्या लिखेंगे, जो फाइंड करना है, तो फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ एप्पल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। तो लिख दीजिए वेलोसिटी ऑफ एप्पल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड इज इक्वल टू v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्या होगा, सॉल्यूशन की हेडिंग। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, ये वाला वर्क डन फाइंड करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, वर्क डन इन लिफ्टिंग द एप्पल इज, वर्क डन इन लिफ्टिंग द एप्पल इज, यानी एप्पल को लिफ्ट करने में जो वर्क डन हुआ है, वर्क डन इन लिफ्टिंग द एप्पल इज, वो कितना होगा, W इज इक्वल टू mgh, जैसे यहां पर लिखा है। अब इसमें क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। तो लिख दीजिए पुटिंग वैल्यूज, पुटिंग वैल्यूज पुट करें तो W इज इक्वल टू मैस कितना है 0.2 किलोग्राम इंटू जी क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाइट कितनी है 10 मीटर है, तो 10 मीटर पुट कर दीजिए। अगर इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो आंसर आता है W इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज दैट W इज इक्वल टू 19.6। यहां से क्या बनेगा, किलोग्राम, ये वाला मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, देन सेकंड पावर -2, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड पावर -2। ये किसके इक्वल होता है, जूल के इक्वल होता है, जो ऑलरेडी मैंने आपको वर्क डन वाले लेक्चर में बताया हुआ है। तो यहां से फिर वर्क डन कितना आ गए 19.6 जूल। अब क्योंकि जस्ट 75% ऑफ दिस वर्क डन काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर हुआ है, तो क्या लिखेंगे, सिंस 75% ऑफ वर्क डन इज ट्रांसफर्ड टू काइनेटिक एनर्जी, यानी 75% काइनेटिक एनर्जी में हुआ है। सो इसलिए क्या हो जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 75% ऑफ वर्क डन। तो यहां से फिर दिस इंप्लाइज दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 75% ऑफ वर्क डन का क्या मतलब है, देखिए परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, 75/100 कर देंगे, बिल्कुल इसी तरह से 75/100 मल्टीप्लाइड बाय ये वाला वर्क डन 19.6 जूल, 19.6 जूल। तो यहां से दिस इंप्लाइज दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, अगर इसको आप कैलकुलेटर पर सॉल्व करें तो आंसर मिलता है 14.7 जूल, 14.7 जूल। यहां पर लिख देते हैं एज वी नो, जैसे कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। यहां से क्योंकि हमने क्या निकालना है, वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो दिस इंप्लाइज दैट v² इज इक्वल टू, ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय, देखिए 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, m नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, तो m को नीचे डिवाइड कर दीजिए, साइड्स जस्ट एक्सचेंज की है। अब यहां पर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ
2 इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय m। यहां पर जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहां पर स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब यहां पर वैल्यूज पुट करनी है जस्ट, तो लिख दीजिए पुटिंग वैल्यूज v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी की क्या वैल्यू है 14.7 जूल, तो लिख दीजिए 14.7 जूल। और नीचे क्या आएगा m, तो m कितना है 0.2 किलोग्राम, 0.2 किलोग्राम। तो यहां पर क्या लिख देंगे, दिस इंप्लाइज दैट v इज इक्वल टू 12.1। अब यूनिट क्या आएगा देखें, जूल पर किलोग्राम है यानी j आवर किलोग्राम, इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी तो है वो भी इसी तरह लिखेंगे। जूल 1 जूल किसी इक्वल होता है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड पावर -2, ऑलरेडी वर्कडन वाले लेक्चर में आपको पढ़ाया हुआ है, डिवाइडेड बाय किलोग्राम, स्क्वायर रूट पर इसी तरह से किलोग्राम किलोग्राम कैंसिल, बाकी क्या बचेगा। अब मीटर सेकंड पावर -1 लिखिए, मीटर सेकंड पावर -1 स्क्वायर इकट्ठा कर लीजिए, ऊपर स्क्वायर रूट इसी तरह से, देखिए मीटर स्क्वायर सेकंड पावर -2, मैंने इसको मीटर सेकंड पावर -1 और स्क्वायर इकट्ठा कर लिया, ऊपर स्क्वायर रूट इसी तरह से, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल, बाकी क्या बचेगा मीटर पर सेकंड। इसका मतलब है कि यूनिट क्या आ रहा है मीटर पर सेकंड, तो यहां पर लिख दीजिए मीटर पर सेकंड। अब ये वाला यूनिट इस तरह से आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, और अगर आप यूनिट कैलकुलेट करते हैं और आंसर वही आ जाता है जो आना चाहिए, जैसे वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड ही होता है, तो इट्स मीन कि हमारी कैलकुलेशंस ऑलमोस्ट करेक्ट है। तो यहां पे फिर आंसर की हेडिंग लगा देंगे, आंसर में क्या लिख देंगे, द वेलोसिटी ऑफ एप्पल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड इज, the velocity of apple when it hits the ground is, when it hits the ground is 12.1 मीटर पर सेकेंड, 12.1 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर न्यूमेरिकल नंबर 4.10 भी कंप्लीट होता है। फाइनली आज के लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 4 वर्क एनर्जी एंड पावर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स 4.6 to 4.10 सॉल्व किए हैं। उम्मीद है कि आपको तमाम न्यूमेरिकल्स बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। अगर वाकई समझ आ चुके हैं तो कमेंट करके बताइए कि आपको समझ आ चुके हैं। फाइनली यहां पर 11th क्लास फिजिक्स न्यू बुक में जो मैकेनिक्स का पोर्शन था वो एंड होता है। एक्चुअली मैकेनिक्स का पोर्शन स्टूडेंट्स को थोड़ा मुश्किल लगता है, मुश्किल है नहीं लेकिन स्टूडेंट्स को थोड़ा लगता है। मैंने आपको काफ़ी आसान करके समझाने की कोशिश की है और उम्मीद है कि आपको मैकेनिक्स का ये पोर्शन आसानी से समझ आ चुका होगा, जिसमें हमने 4 चैप्टर्स पढ़े हैं। सबसे पहला चैप्टर मेजरमेंट से रिलेटेड था, दूसरा चैप्टर फोर्स एंड मोशन, थर्ड चैप्टर सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन, फोर्थ चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं वो चैप्टर्स थोड़े आसान चैप्टर्स हैं, तो उनमें हम सिलेबस को काफ़ी तेज़ी से लेकर चलेंगे। इसलिए अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइडर को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ताकि आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर्स बहुत जल्दी लाए जा सके। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।